अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर टेक्निक्स। तो सेलुलर टेक्निक्स ही हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी। पहला चैप्टर है सेल से रिलेटेड है। हमें ये पता होना चाहिए कि सेल को हम लोग लैब के अंदर कैसे देख सकते हैं और जो कंपोनेंट ऑफ सेल्स होते हैं उनको कैसे देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर ओवरऑल लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास। इस लेक्चर से रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप इस नंबर के ऊपर भेजेंगे 0317 और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके पास दो सेलुलर टेक्निक्स होंगी। एक होगा आपके पास क्रोमेटोग्राफी और एक होगा आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्रोमेटोग्राफी का आपके साथ रिलेटेड प्रैक्टिकल भी है। आपकी प्रैक्टिकल जो नोटबुक्स होंगी उनमें प्रैक्टिकल भी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके पास सेकंड ईयर का टॉपिक है आपका, लेकिन यहाँ पे उसने डाला हुआ है। इसकी डिटेल हम लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, किसके लिए यूज होते हैं। दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों हमारे पास क्या चीज़ें हैं बच्चे, सेलुलर टेक्निक्स हैं। और आपके जहन में स्केच होना चाहिए कि सेलुलर टेक्निक्स कहाँ पर यूज होती हैं आपके पास लैब में। इनसाइड लैब हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और यूज़ करके हम लोग इनसे क्या फ़ायदा लेते हैं। हम लोग या तो सेल को और जो आपके पास क्या चीज़ होती हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, देखते हैं। तो उनको देखते हैं या उनको फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आ जाएं हम लोग जिस टेक्निक को डिस्कस करेंगे बच्चे वो क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर को समझ गए तो आप अपना प्रैक्टिकल करने के खुद ब खुद काबिल हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। A cellular technique used for separation of one molecules from the other। वो वाली सेलुलर टेक्निक जिसको हम लोग यूज करते हैं एक मालिक्यूल को सेपरेट करने के लिए अदर मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या फ़ायदे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग करते हैं आपके पास टिश्यू में से सेल और फिर सेल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। इधर हमारे पास कोई भी आपके पास क्या है, सेपरेशन ऑफ कोई भी मालिक्यूल है आपके पास। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके पास जी मालिक्यूल है आपके पास, मैं कहता हूँ अमाइनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स के दो मालिक्यूल हैं। अब हमें क्या पता है अमाइनो एसिड्स के कौन कौन से दो मालिक्यूल हैं। और मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक कंपाउंड है, ये है आपके पास जी कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स होती हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास शुगर है, कोई भी शुगर डाइसैकेराइड होता है। तो हमें क्या पता है इस डाइसैकेराइड्स के अंदर कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं। तो उनको निकालने के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी बच्चे, आपके पास क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अ सेलुलर टेक्निक्स यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ वन मालिक्यूल फ्रॉम द अदर। एक मालिक्यूल को दूसरे से सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसैकेराइड आपके पास डाइसैकेराइड, इसका मतलब है ये मोनोसैकेराइड से बनेगा। कौन कौन से मोनोसैकेराइड से बनेगा, मैं और आप इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। अब बच्चे क्रोमेटोग्राफी की जब डिस्कवरी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं मिकाइल ट्विस्ट ने इसको 1903 में डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था आपके पास, मिकाइल ट्विस्ट 1903 में। अब ये क्या कर रहा था, इसने कलरफुल पिगमेंट्स ऑफ प्लांट को सेपरेट किया था। कलरफुल पिगमेंट्स ऑफ प्लांट से मुराद क्या चीज़ है आपके पास, प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। प्लांट के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे उनको सेपरेट किया था। कलरफुल पिगमेंट्स ऑफ प्लांट को इसने क्या किया था आपके पास, सेपरेट किया था। किसकी टेक्निक के थ्रू किया था, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। लेकिन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो एडवांसमेंट आई वो आई आपके पास 1930 और 1940 के दरमियान इसमें एडवांसमेंट आई। लोगों को इस टेक्निक का पता चला। इससे पहले सिर्फ कलरफुल पिगमेंटेशन ऑफ प्लांट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती थी, लेकिन इसके बाद साइंटिस्ट ने इससे मुख्तलिफ काम या मुख्तलिफ कंपाउंड या मिक्सचर से को सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब बच्चे ये जो लफ्ज़ क्रोमेटोग्राफी है इसकी जब हम लोग एटमोलॉजी देखते हैं, एटमोलॉजी का मतलब है कि इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, तो ये आपके पास बेसिकली है ग्रीक वर्ड। एक है क्रोमा और दूसरा है ग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है आपके पास कलर और ग्राफी का मतलब क्या होता है आपके पास, ग्राफ। अब यहाँ से अपने कंसेप्ट को खुद बना लें। मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ, आपका टीचर आपको बताए या ना बताए, आप जिस कैंपस के हैं या जिस कॉलेज के हैं आपका टीचर आपको बताए या ना बताए, यहाँ से आप अपना कंसेप्ट खुद क्लियर कर दें। द वर्ल्ड एटमोलॉजी ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टेट्स दैट द क्रोमेटोग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड in which chroma part represent the color and the graphy part represent the graph। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी में हमें क्या चीज़ मिलते हैं आपके पास, ग्राफ मिलते हैं।
किस चीज़ का ग्राफ मिलते हैं, जिस भी कंपाउंड को हम लोग सेपरेट करेंगे, लेकिन वो ग्राफ मुश्तमिल होगा किसके ऊपर, मुश्तमिल होगा किसके ऊपर, डिफरेंट कलर्स के ऊपर। तो इस टेक्निक को हम लोग किसका नाम देंगे बच्चे, क्रोमेटोग्राफी का। अब आ जाएं जी टाइप्स। देयर आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। 4 मेजर टाइप्स होती हैं क्रोमेटोग्राफी की, बुक में नहीं है, लिख लेने पास। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो देयर आर द 4 मेजर ब्रांचेज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड, गैस, थिन लेयर एंड पेपर। फिर इनकी आगे फर्दर होती हैं आपके पास, लेकिन उनमें हम लोग नहीं जा रहे। सिर्फ हमारा कंसर्न यहाँ तक होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी की टोटल कितनी टाइप्स होनी चाहिए, 4। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा जा सकता है। और चारों टाइप का बच्चे जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जो बुनियादी असूल होते हैं, वो सेम होते हैं। चाहे आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करें, आप लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करें, या आप गैस क्रोमेटोग्राफी करें, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करें, चारों की चारों क्रोमेटोग्राफी की जो आपके पास टाइप्स हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल सेम होगा। क्या बेसिक प्रिंसिपल सेम होगा कि क्रोमेटोग्राफी पूरी की पूरी डिपेंड करती है 2 फेजेस के ऊपर। एक होते हैं आपके पास मोबाइल फेज और एक होते हैं आपके पास स्टेशनरी फेज। तो क्रोमेटोग्राफी जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसमें होंगी आपके पास 2 फेजेस, एक होगी मोबाइल फेज और दूसरी होगी आपके पास स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज कौन सी होती है आपके पास, लिक्विड और गैस। मोबाइल फेज कौन सी हो सकती है, मोबाइल से मुराद क्या है आपके पास, मूविंग, जो चीज़ कैपेबल ऑफ मूविंग हो। स्टेशनरी से मुराद क्या चीज़ है आपके पास, ये स्टेशनरी से मीन्स क्या चीज़ है आपके पास, नॉट मूविंग, जो चीज़ मूव नहीं करती। अब देखें ना, तो मोबाइल फेज में कौन सी चीज़ आएगी, लिक्विड आएगा, या आपके पास कौन सी चीज़ आएगी, गैस, और स्टेशनरी फेज में कौन सी चीज़ आएगी, सॉलिड। ये चारों की चारों टाइप्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपके पास कि क्रोमेटोग्राफी 2 फेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं, एक मोबाइल फेज और दूसरी जो होती है वो होती है स्टेशनरी फेज। अब देखें, मोबाइल फेज ऑलवेज मूव्स ऑन स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो होती है, ये भी मैंने आपको बताया है, कौन सी होती है, मूविंग। ये किसके ऊपर मूव करती है बच्चे, आपके पास स्टेशनरी फेज के ऊपर, लेकिन इसकी मूवमेंट डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक फैक्टर होता है सॉलिबिलिटी और दूसरा होता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास। इन 2 फैक्टर्स के ऊपर कौन सी चीज़ मूव करती है, मोबाइल फेज की जो आपके पास क्या चीज़ होती है बच्चे, वो मूवमेंट डिपेंड करती है स्टेशनरी फेज के ऊपर, 2 फेजेस के ऊपर, एक सॉलिबिलिटी और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ पे आए, मैंने आपको क्या बताया कि क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है आपके पास कि 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं, एक आ गया मोबाइल और दूसरा कौन सा आ गया, स्टेशनरी। मोबाइल फेज जो होगी ये हमेशा मूव करेगी स्टेशनरी फेज के ऊपर, लेकिन मोबाइल फेज की मूवमेंट स्टेशनरी फेज के ऊपर डिपेंड करेगी 2 फैक्टर्स के ऊपर, एक सॉलिबिलिटी और दूसरा कौन सा, मॉलिक्यूलर मास। ये चीज़ अब इनको हम लोग प्रूफ करेंगे आगे अपनी 2 टाइप्स के अंदर। अब पहली टाइप में जो आपकी बुक में डिस्कस की हुई है उसको ही लेके आगे चलूंगा, वो है आपके पास जी पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये एग्जाम्पल पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी का भी जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो सेम होगा बच्चे, सिमिलर होगा। क्या सेम या सिमिलर होगा, एक होगी आपके पास मोबाइल फेज और एक होगी आपके पास स्टेशनरी फेज। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज या तो पेपर होगा आपके पास, या तो सिलिका होगा आपके पास, या तो लेयर ऑफ एल्यूमिनाई होगा आपके पास। ये 3 चीज़ों को हम लोग स्टेशनरी फेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब मोबाइल फेज बचे, या अमाइनो एसिड्स होंगे। अमाइनो एसिड्स किसके अंदर होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर। या शुगर होगा, किसके अंदर होंगे आपके पास, कार्बोहाइड्रेट्स, या आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। इनको हम लोगों ने सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर सॉलिबिलिटी। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा आपके पास। अब बच्चे देखिए, प्रोसीजर को समझना आप लोगों ने, क्योंकि जो आपका प्रोसीजर है ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है। आप प्रोसीजर में पेपर लेंगे, पेपर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, आपके पास स्टेशनरी फेज को। अब लेट्स सपोज आप लोगों ने अलग करना है शुगर को। शुगर आपके पास कौन सी चीज़ होती है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप होती है आपके पास, ओलिगोसैकेराइड। अब जब ये ओलिगोसैकेराइड है तो आपको पता है इसके अंदर 2 से लेके कितने मोनोमर्स होंगे, 10 तक। आपने इस शुगर को सेपरेट करना है, तो शुगर को सेपरेट करने के लिए हम लोग शुगर को किसका नाम दे देंगे, सैंपल का। अब जी बीकर, एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर कौन सी चीज़ रखेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चीज़ होता है आपके पास, सोल्यूशन होता है।
सॉल्वेंट को किसका नाम देते हैं हम लोग? सॉल्यूशन का। अब क्या होगा जी, हम लोग परफॉर्म कैसे करेंगे? देखें, पुट अ ड्रॉप ऑफ सैंपल ऑन वन एंड ऑफ पेपर एंड डिप इनटू बीकर। अब ये देखें जी, ये बीकर में यहां तक आपके पास सारे का सारा पड़ा हुआ है जी सॉल्वेंट। ये आप लोगों ने एक पेपर ले लिया। अब इस पेपर के एक एंड के ऊपर लेट्स सपोज आप इस जगह क्या चीज करते हैं? सैंपल का ड्रॉप डालते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ सैंपल, ये आप लोगों ने सैंपल का ड्रॉप डाल दी और सैंपल आपके पास कौन सी चीज़ है? शुगर। इधर नीचे सारे के सारे आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, ये जो आपका सैंपल का पार्टिकल है, ये जो सैंपल का ड्रॉप है, ये सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं करेगा। अगर ये इसने इसके अंदर डिप कर दिया तो आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होगा। आप यहाँ पे देखें, आपको क्लियर गैप नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप जो ड्रॉप ऑफ सैंपल डालोगे, उस ड्रॉप ऑफ सैंपल को आप डिप नहीं करोगे सॉल्वेंट के अंदर, बल्कि उसको थोड़ा ऊपर डालोगे पेपर के ऊपर के वो कम से कम सॉल्वेंट के अंदर डिप ना करे। अब देखें जी, यहाँ पे क्या होगा? अब जो सॉल्वेंट होगा वो क्या करेगा? सॉल्वेंट इससे अपवर्ड मूव करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिलरी रिएक्शन। इसके अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिलरी रिएक्शन। और ये जो सैंपल है, सैंपल के मॉलिक्यूल्स को अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी एंड देयर मास क्या करते जाएंगे? सेपरेट करते जाएंगे। देखें, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव अपवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिलरी रिएक्शन। अब यहाँ पे कौन सा एक्शन इन्वॉल्व होगा? कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी कॉलम बनेगा ना, कैपिलरी कॉलम के नतीजे में चीज़ हमेशा डाउनवर्ड से किधर मूव करेगी? आपके पास अपवर्ड मूव करेगी। तो यहीं भी यही होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सैंपल की तरफ मूव करेंगे। फोर्स कौन सी इन्वॉल्व होगी? आपके पास कैपिलरी रिएक्शन। और ये कैपिलरी रिएक्शन क्या करेगा? जो मिक्सचर होगा आपके पास, मिक्सचर ऑफ शुगर, शुगर क्या है आपके पास? सैंपल। तो हम लोग कहेंगे ये जो आपके पास कैपिलरी रिएक्शन है, ये सैंपल के जो मिक्सचर है, ये जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सेपरेट कर देगी अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। किसके मुताबिक कर देगी? अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। और सैंपल के अंदर अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, अब जब दो मॉलिक्यूल होंगे तो इसका मतलब है कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो आपका जो पेपर होगा, आपको उस पेपर के ऊपर अलग अलग किस्म के दो स्पॉट्स नजर आएंगे। अब आप कहोगे कि इस शुगर के अंदर दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इस स्पॉट से मुराद आप लोगों को क्या चीज़ नजर आएगी? कलर। तो आप लोग इस तरह इसको किसका नाम देते हो जी बच्चे? पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो ये है आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। दोबारा देखें, बेसिक प्रिंसिपल वही है आपके पास, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। प्रोसीजर को ज़रा समझना बच्चे, बुक के अंदर प्रोसीजर ज़रा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, हमने आसान करने की कोशिश की है ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए। पेपर, स्टेशनरी फेज, लेट्स सपोज शुगर आपके पास सैंपल है, एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होगा। आप ड्रॉप ऑफ सैंपल को पेपर के एक एंड के ऊपर डालने के बाद उस पेपर को डिप करेंगे सॉल्वेंट में। जब पेपर को सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करेंगे। क्यों अपवर्ड मूव करेंगे? एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिलरी रिएक्शन। और इस कैपिलरी रिएक्शन के नतीजे में सैंपल के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी सेपरेट हो जाएंगे। पेपर्स के ऊपर आपको दो तरह के या तीन तरह के जितने भी उस सैंपल के अंदर कंपाउंड्स होंगे उतने कलर नज़र आएंगे। आप कहेंगे कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से जो सैंपल था, सैंपल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनको सेपरेट कर दिए। तो ये था बच्चे क्या है आपके पास? पेपर क्रोमेटोग्राफी। इससे रिलेटेड आपके पास कौन से नेक्स्ट है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सेकंड टाइप की तरफ आ जाएं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब हम लोग कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी का भी बेसिक प्रिंसिपल वही है आपके पास। कौन कौन सा? एक मोबाइल फेज होगी और एक स्टेशनरी फेज होगी। मोबाइल फेज कौन सी चीज़ हो सकती है? लिक्विड और गैस। और स्टेशनरी फेज कौन सी हो सकती है? ग्लास और अ मेटल ट्यूब। ये चीज़ याद रखनी है बच्चे। इसकी एग्जांपल मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा कि आप लोग घरों में करेंगे। करने के बाद मेरा जो व्हाट्सएप नंबर उस पर मुझे यस या नो से आंसर देंगे कि आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट ठीक हुए या नहीं हुआ। अब देखें जी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि विदाउट एनी कैपिलरी रिएक्शन, इधर किसी किस्म का कैपिलरी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो मोबाइल फेज होती है वो मूव करती है स्टेशनरी फेज के ऊपर। कैसे? घर के अंदर आपके पास अगर कोई मेटल ट्यूब नहीं है तो एक वो प्लास्टिक का स्केल सबके पास अवेलेबल होगा। उस स्केल को इस तरह रखें, लिक्विड इंक उसके ऊपर इधर डिप कर दें।
इंक उसके ऊपर गिरा दें, वो इंक खुद ब खुद नीचे मूव करेगी। लेकिन जब वो इंक खुद ब खुद मूव करेगी तो आप देखेंगे कि इंक के आपको एक दो कलर्स नज़र आएंगे। अब वो इंक जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसका मतलब है इंक के अंदर जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेक्चर के स्टार्ट में जो नंबर आपको बताया था, आप मुझे आंसर करेंगे यस और नो कि आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हुए ये नहीं हुआ। आप ये करेंगे तो आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल वही है, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में लिक्विड आप कौन सा लेंगे, इस केस में लिक्विड अपनी एग्जांपल से रिलेट करें तो इंक लेंगे। स्टेशनरी फेज ग्लास, शीशे, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लास्टिक के स्केल के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब इधर किसी किस्म का कोई भी कैपिलरी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? हम लोग सॉल्वेंट को सॉल्यूट के अंदर डिप जब करेंगे तो तब कैपिलरी रिएक्शन होगा, इधर हम डिपिंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कैपिलरी रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है क्या होगा, जो मोबाइल फेज होगी वो स्टेशनरी फेज के ऊपर क्या करेगी, मूव करेगी। आप अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद यस या नो की शक्ल में अपना आंसर क्या करेंगे, भेजेंगे। नेक्स्ट जो टेक्निक बच्चे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। यहाँ सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस लफ्ज़ की भी जब हम लोग एटमोलॉजी देखते हैं तो ये भी कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और फोरेसिस का मतलब होता है टू बियर। क्या मतलब? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन से मुराद आ गया चार्ज, टू बियर चार्ज किसके ऊपर होगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस टेक्निक में जो चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप लोग प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से क्या करते हो, सेपरेशन करते हो। किस चीज़ की सेपरेशन करते हो? किसी भी चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल की। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको आप लोग क्या करते हो, सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फिनोमेना और दिस टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बच्चे इलेक्ट्रोफोरेसिस की दूसरी डेफिनेशन देख ले, इन विच चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज इन विच अ चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। और आप सबको पता है चार्ज बियरिंग मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए को ज़्यादातर करते हैं तो हम लोग कहते हैं डीएनए एज अ नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इसको सेपरेट करने के लिए, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए, ये डीएनए कौन कौन से मॉलिक्यूल से बने हमें क्या पता है, इतना पता है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है। तो इस डीएनए की कंपोजिशन या स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अब देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कवर किया था पीटर एंड फ्रेडरिक ने। कब डिस्कवर किया था? 1807 में। अब इसमें क्या है आपके पास, अब आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग कहते हैं चार्ज हमेशा दो तरह के होंगे, या तो कैटाइंस होंगे या तो एनाइंस होंगे। तो फोरेसिस के केस में कैटाइंस को कहेंगे कैटाफोरेसिस और एनाइन को कहेंगे एनाफोरेसिस। ये याद रखने बच्चे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में कैटाइन को कैटाफोरेसिस और एनाइन को एनाफोरेसिस कहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और टर्म यूज़ करेंगे लैब के अंदर, अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर, वो गलत कंसिडर किया जाएगा। अब देखें, आप लोग फोरेसिस कर रहे हैं, जब आप फोरेसिस करेंगे तो कैटाइंस और एनाइंस जो होंगे इनको रिस्पेक्टिवली, कैटाइंस को कैटाफोरेसिस लिखेंगे। आप कैटाइन लिखेंगे तो आपकी सारी के सारा एक्सपेरिमेंट गलत तस्वर किया जाएगा, कैटाफोरेसिस। एनाइंस को क्या लिखेंगे, एनाफोरेसिस। अब देखें आप क्या करते हैं जी, ये कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव करते हैं along द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं, ये जो नेगेटिव आइन है ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिव आइन है वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। तो अब हम लोग देखें, कॉमनली इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। कॉमनली इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टाइप यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल कौन सा पार्टिकल होता है आपके पास, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इसकी सेपरेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस की कौन सी टाइप करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस जेल की हमारे पास होती है, हम लोग टू टाइप्स ऑफ जेल यूज करते हैं, या तो एगारोस करते हैं और या तो करते हैं पॉलीएक्रामाइड, या तो हम लोग करते हैं जेल डीएनए की सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। और जेल की टू टाइप्स होंगी, या तो एगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे या तो कौन सी करेंगे, पॉलीएक्रामाइड करेंगे। अब ये देखें, ये बच्चे आपके पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, एक नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा।
इसके अंदर हम लोग ये सारी सैम्पलिंग डाल देते हैं। लेट्स सपोज ये जितने आपको लाइनें नज़र आ रही हैं आप समझें ये चार्ज बियरिंग पार्टिकल्स हैं। अब ये अपने रिस्पेक्टिव कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अगर इनके ऊपर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के ऊपर मूव करेंगे, अगर इनके ऊपर नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव के ऊपर। इधर साथ में आपके पास कौन सी चीज़ होती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है जो सारे के साथ कनेक्ट होती है, उसके ऊपर हमारे पास इस तरह के बैंड्स आ जाते हैं। उन बैंड से हम लोग देख के सीक्वेंस बता सकते हैं कि डीएनए के अंदर टोटल कितने आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और कितने आपके पास कौन सी चीज़ है जी, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनकी जो मूवमेंट्स होती है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर, अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर। अमाउंट ऑफ चार्ज के आगे मैंने साइन डाला हुआ है बच्चे डायरेक्टली का, इसका मतलब है जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उतनी ज़्यादा इसकी मूवमेंट होगी। आगे मैं लिख देता हूँ मूवमेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो मूवमेंट ऑफ चार्ज है ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स के ऊपर, अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर, और जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल के आगे मैंने इनवर्स का साइन डाला हुआ है। क्या मतलब, इसका मतलब है कि साइज जितना स्मॉलर होगा उतनी तेज मूवमेंट होगी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी तेज़ मूवमेंट होगी। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरे आपके पास जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अमाउंट ऑफ चार्ज के आगे आप देख सकते हैं आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप नज़र आएगा मूवमेंट के साथ, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ आपको कौन सा रिलेशन नज़र आ रहा है, इनवर्स। इसका मतलब है जितना साइज स्मॉलर होगा उतनी तेज़ मूवमेंट होगी, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी तेज़ आपके पास क्या होगी, मूवमेंट। तो ये तो थी बच्चे आज की आपके पास दो सेलुलर टेक्निक आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर से रिलेटेड आपका एक तो ये होमवर्क है जो आप मुझे भेजेंगे यस या नो की फॉर्म में। दूसरा आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोग क्या करेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी को लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे जी, ये जो नंबर है 0317 इसके ऊपर भेज देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो अगली टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।